नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। आप मुझे जानते हैं क्योंकि हम 2 बजे पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, 2 बजे हम पीसीएस सारथी यानी कि इसी चैनल पर पढ़ते हैं हिस्ट्री। और शाम को 6 बजे हमारा सेशन रहता है आर्ट एंड कल्चर का। तो डिटेल में अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो जुड़ेंगे। और अगर आपको मेरे साथ एनसीईआरटी को एमसीक्यू की फॉर्म में करना है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैं यहां पर ले रहा हूं। अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और वो भी एमसीक्यू की फॉर्म में, तो आप मेरे साथ इस वीडियोस में इनमें जुड़ सकते हैं। ये जो सीरीज है इनमें जुड़ सकते हैं। और एनसीईआरटी को एमसीक्यू की फॉर्म में करने से काफी फायदे हैं दोस्तों। एक, अगर आपने सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन लगाने से आपकी वो कवरेज बढ़ जाएगी, यानी कि वो आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लगभग कुछ कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपने बुक्स पढ़ ली हैं या फिर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, अगर हायर बुक्स पढ़ी हैं 11th क्लास की, 12th क्लास की, या कोई रेफरेंस बुक आपने पढ़ ली है, तो भी अगर आप एमसीक्यू को देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कि एनसीईआरटी में हो, जरूरी हो, और वो छूट गई हो आपसे, तो यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है इसको एमसीक्यू की फॉर्म में करने की काफी फायदे हैं। आप देखेंगे सेशन के साथ बने रहेंगे तो जो भी चीजें अगर आपसे खुद से छूट गई हैं वो आप देखेंगे कि साथ में यहाँ पर सेशन में एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर छूट गई हैं तो वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट जानकारी, वो ये 68वां बीपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है दोस्तों। सब जानते हैं फरवरी के आसपास इसकी डेट है, फरवरी के आसपास इसकी डेट है। समर टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है पीसीएस सारथी ने, इसीलिए ताकि 17 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाए और आपकी बीपीएससी की तैयारी को बूस्ट दिया जाए। 17 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको बिहार स्पेशल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी आपको दोस्तों मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको 499 रुपए में, ठीक है, 499 में अगर ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो कोड लगाएंगे एसके टेस्ट। तो कोड लगाएंगे दोस्तों एसके टेस्ट, जो कि आपको 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज दिलाएगा। और अगर जिन भी लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है और उनको लगता है कि भाई बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए समय कम है, तो क्रैश कोर्स भी है आपके लिए। आप ज्वाइन करना चाहें अगर, तो आप एसके स्टेट अगर कोड लगाएंगे, एसके स्टेट अगर आप कोड लगाएंगे, तो ये टेस्ट सीरीज आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है, वो क्रैश कोर्स है। और अगर किसी को कॉम्बो चाहिए, यानी कि उनको एक तीर से 2 निशाने करने हैं, यानी कि उनको टेस्ट सीरीज भी चाहिए प्लस उनको क्रैश कोर्स भी चाहिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी योजना है दोस्तों। वो ये कि कॉम्बो आपको मिलेगा। अगर आप कोड लगाएंगे एसके स्टेट तो आपको ये भारी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल सकता है। और साथ ही में बहुत कम समय अब बचा है 67वें बीपीएससी मेंस के लिए। 67वें बीपीएससी मेंस के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग यहां पर एक कॉम्बो ऑफर है आपके लिए, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज का। किसके लिए? मेंस के लिए। तो क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें आपको 100 से ज्यादा टॉपिक पर, एक्सपेक्टेड टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में आपको 5 मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे। 5 मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें से 4 जीएस के होंगे प्लस 1 आपको हिंदी का टेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये मेंस की टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो कोड लगाएंगे दोस्तों एस के स्टेट। तो कोड लगाएंगे एस के स्टेट। तो ये रही बात टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स की। अब बात आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, और आज देखते हैं कि भाई हमारे इस तीसरे चैप्टर में क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज रिटन द अर्लीस्ट, यानी कि इनमें से 4 वेदों में से सबसे पहले, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पहला लिखा गया वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला लिखा गया वेद कौन सा है? हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो लिखा गया था वो लिखा गया था ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद, और फिर लास्ट में देखने को मिलेगा आपको अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको मंत्र मिलेंगे, मंत्र जिनको कहते हैं, या तो मंत्र कह लीजिए या फिर सूक्त कह लीजिए। सामवेद में आपको क्या दिखेगा?
सामवेद दरअसल ऋग्वेद से ही उठाया गया है। ऋग्वेद की मैक्सिमम चीजें आपको सामवेद में दिखेंगी, लेकिन सामवेद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं मंत्रों को पोयम की फॉर्म में, यानी कि पोएटिक फॉर्म में किस तरह से इनको प्रोनाउंस किया जाएगा, किस तरह से इनको गाया जाएगा, क्या लय होगी, किस तरीके से होगा, ये सारी म्यूजिक और पोएम की फॉर्म में जो बताता है ऋग्वेद के मंत्रों को, वो बताता है सामवेद। ठीक है। और यजुर्वेद जो है दोस्तों, यजुर्वेद बताता है कि जो वैदिक समय में जो सैक्रिफाइसेस होते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उनमें किस तरह के नीति नियम, रिचुअल्स जो है, किस तरह के रिचुअल्स फॉलो होंगे, किस तरह के नियम फॉलो होंगे रिचुअल्स में, वो बताता था यजुर्वेद। और अथर्ववेद आप जानते हैं, अथर्ववेद जुड़ा हुआ है किससे? तंत्र और मंत्र विद्या से। ठीक है, अथर्ववेद जुड़ा हुआ है तंत्र और मंत्र विद्या से, तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ना है और समझना है। चलिए, कहता है द ऑल सूक्त इन ऋग्वेद वर कंपोज बाय कॉमन मैन। कहता है कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, मंत्र हैं, वो सभी किसी आम इंसानों ने लिखे थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, जो ऋषि हुआ करते थे पुराने समय में, वो जब ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे, तो जो ज्ञान है पूरा वो मंत्रों के माध्यम से ऋषियों द्वारा बताया जाता था, और ऋषियों से बताया चलता है कि ऋषियों द्वारा लिखा गया है क्या? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में जो ज्ञान है वो ऋषियों का ज्ञान है। ठीक है, चलिए, तो कॉमन मैन तो नहीं हो सकता। तो अब इसमें देखेंगे, अगर आप ए को एलिमिनेट कर दें तो आपको यहां पर दिखेगा कि 2 और 3 एकदम सही है। ठीक है, तो 2 और 3 एकदम सही है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब हमें पता चल गया क्यों, पहले ऑप्शन से ही आंसर एलिमिनेट हो गया। द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद संस्कृत थी, बिल्कुल सही बात है, संस्कृत थी लैंग्वेज। और ऋग्वेद जो थे उनको रिसाइट किया जाता था रादर देन रेड। ऋग्वेद जो थे उनको रिसाइट किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद है दोस्तों वो पाठ है। ठीक है, ऋग्वेद जो भारत का पुराना ज्ञान है, ठीक है, उसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। एक है श्रुति और एक है स्मृति। भारत के पुराने ज्ञान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति यानी कि जिसको सुन के याद रखा जाए, जिसको सुन के आगे बढ़ाया जाए और जिसको सुन के सीखा जाए। तो जो ऋग्वेद है ये श्रुति का पाठ है। तो ऋग्वेद जो है वो श्रुति का पाठ है, यानी कि ऋग्वेद को सुना जाता था। उस वक्त कोई लिखने का माध्यम नहीं था, इसलिए ऋग्वेद जो है श्रुति का पाठ है। हालांकि बाद में बहुत सदियों बाद ऋग्वेद जो है बहुत सदियों बाद लिखे गए, और कुछ नए समय के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा। लगभग 300-400 साल पहले का ही जो समय है, इसमें आपको जो लेटेस्ट जो आपको ऋग्वेद दिखेंगे कंपाइल हुए हुए, वो आपको लेटेस्ट जो दिखेंगे 300-400 साल पहले ही दिखेंगे, जो अंग्रेजों के समय पर हुए थे। ठीक है, चलिए, और जो स्मृति है उसके अंदर आपको दिखेगा कि चीजें लिखी जाती थी। जब लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब ताड़ के पत्तों पे लिख सकते थे, कपड़े पर लिख सकते थे, तो वो जो सारी चीजें थी वो पार्ट बनी किसका? स्मृति का। तो ऋग्वेद जो है, यानी कि वेद जो है, चारों वेद जो आपको दिखेंगे ये पार्ट दिखेंगे किसका? श्रुति का। और ऋग्वेद भी इसीलिए श्रुति का पार्ट है। तो श्रुति का पार्ट है तो उसको बिल्कुल रिसाइट ही किया जाता होगा, ना कि पढ़ा जाता होगा। तो ये आप देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि ये नदियां आपको कुछ दी हुई हैं, और कहता है कि इन नदियों को, इनमें से कौन सी नदी सबसे कम मेंशन की गई है ऋग्वेद में? इनमें से कौन सी नदी सबसे ज्यादा कम मेंशन की गई है, जिसका सबसे कम उल्लेख आपको मिलता है कहां पर? ऋग्वेद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, लगभग आप देखते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, देखा था स्टोन एज था। कैसे? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, और मेसोलिथिक यानी कि मिडल जो टाइम था वो, और नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण। ये हमने पढ़ा था। और इस नियोलिथिक फेज के बाद आपको देखने को मिलता है ब्रोंज एज, आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्रोंज एज यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का काल 3500 से लगभग 1500 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा।
हड़प्पा सभ्यता का काल 3500 से लगभग 1500 बीसी तक आपको देखने को मिलता है। और फिर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि इस क्षेत्र में प्रमुख नदी कौन सी थी? एक थी सिंधु और दूसरी थी घग्गर हाकड़ा। ठीक है, घग्गर रिवर थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ये दो प्रमुख नदियां थी। और बाद में आप देखेंगे कि मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, तो यहां से नॉर्थ वेस्ट आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र पर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, क्योंकि यहां पर सिंधु नदी बहती थी। और बाद में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जहां थी, यहां पर फिर बाद में आर्यंस आते हैं। ठीक है, आर्यन लोग आते हैं, आर्यन लोगों का इन्वेजन होता है, सिंधु घाटी के सभ्यता लोग यहां से गायब हो जाते हैं और फिर आर्यन लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर पहले कभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहा करते थे। तो लगभग 1500 से जो 600 बीसी का जो समय है, इसको हम कहते हैं वैदिक काल, जिसके अंदर आपका ऋग्वैदिक काल भी आ जाता है और आपका लेटर वैदिक काल भी आ जाता है। तो वैदिक काल आ गया, वैदिक काल भी इसी क्षेत्र में था। और वैदिक काल जब इस क्षेत्र में था तो इस क्षेत्र को वैदिक जो लोग थे ऋग्वेद में कहा गया है, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है सप्त सिंधु का रीजन। कौन सा रीजन कहा गया है इसको? इसको कहा गया है सप्त सिंधु रीजन, यानी कि सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां हैं उनका रीजन। यानी कि सिंधु नदी जो है ऋग्वेद के समय की एक इंपॉर्टेंट नदी थी। तो जाहिर सी बात है एक इंपॉर्टेंट जो उल्लेख आपको मिलेगा वो कौन सी नदी का मिलेगा? वो मिलेगा इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप देखिए जहां पे भी दो है वो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट होते ही आंसर निकल गया, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। कहता है कि भाई इस रीजन में रहते थे और गंगा और यमुना यहां से बहती हैं। तो गंगा और यमुना यहां से बहती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्यन लोग आए थे, वैदिक लोग, वो यहां रहते थे और गंगा यमुना यहां बहती है। तो उनके लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट नदियां थी यमुना और गंगा, इसलिए यमुना और गंगा का सबसे कम आपको उल्लेख मिलेगा। और व्यास जो नदी है, व्यास नदी है, इसको ऋग्वेद में विपासा कहा गया है। विपासा पुराना नाम बताया गया है व्यास नदी का। जिस तरह से सिंधु नदी आपको दिखेगा, उसी तरह से अगर आप देखेंगे जो पुरानी नदियां हैं, जैसे रावी जो रिवर है, रावी रिवर को पुरुषमी बताया गया है, पुरुषमी रिवर बताया गया है। तो व्यास जो नदी है उसका तो नाम विपासा बताया गया है, तो विपासा का तो उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, व्यास नदी का विपासा की फॉर्म में उल्लेख मिलेगा आपको, गंगा और यमुना का नहीं मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। तो 3 और 4 इसका, यानी कि सी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वैदिक बैटल्स के बारे में, वैदिक समय पर जो युद्ध होते थे उनके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? बताएंगे, देखेंगे। कहता है कि जो वैदिक लोग थे वो युद्ध जो लड़ते थे वो मवेशियों को, गाय भैंसों को जो होते थे, कैटल होते थे, उनके लिए युद्ध लड़ते थे। तो क्या सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक टाइम में आप देखेंगे जो युद्ध होते थे उनको कहा गया था क्या? गविष्टि। उनको कहा गया था गविष्टि, यानी कि गाय के लिए, कैटल के ऊपर गाय के लिए लड़े गए युद्ध। तो गाय जो है उस वक्त, गाय जो है एक वेल्थ का सिंबल होती थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा वेल्दी इंसान, यानी उतना समृद्ध व्यक्ति जितनी ज्यादा गाय। तो जो कैटल था उसके ऊपर युद्ध होते थे, बिल्कुल होते थे। बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड। ठीक है, बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड। ठीक है, कहता है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जमीन के ऊपर भी कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती थी, जमीन के लिए भी कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती थी। हालांकि प्रॉपर सारी लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती थी, लेकिन जमीन के लिए भी कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती थी। तो ये भी सही जवाब है। उसके बाद कहता है द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर एंड द प्रीस्ट। अब यहां पे देखते हैं, फिर एक बार आगे की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी हमें लगता है कि गलत हो सकती है। देयर वाज नो रेगुलेशन ऑफ आर्मी फॉर द वॉर्स। ठीक है, चलिए, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो वैदिक जो लोग थे वो कैसी सोसाइटी थी? वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी। ठीक है, वो एक जनजातीय समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी। ट्राइबल सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी के अंदर एक मुखिया होगा, ठीक है, और उसका जो पद है बाकी जो लोग हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। कोई एक प्रॉपर एक राजा, एक महल और एक सत्ता जो होती थी
वैसा आपको सिस्टम वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगा। ट्राइबल लोग हुआ करते थे, उनके कुछ मुखिया हुआ करते थे, लेकिन वो मुखिया भी उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होता था जिसके पास एक कोई खास जिम्मेदारी होती थी। कोई बहुत बड़े बड़े साम्राज्य उस वक्त नहीं हुआ करते थे, तो रेगुलर आर्मी उस वक्त थी नहीं थी, कि साम्राज्य ही नहीं था तो आर्मी कहां से होगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। कहता है कि लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद जो सामान हाथ लगता था उसको जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होता था और उसके बाद जो नेता होते थे वो खुद आपस में एक दूसरे में बांट लेते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो युद्ध से चीजें प्राप्त होती थी वो पुजारी को भी मिलती थी, वो राजा जो उनका होता था, जो उनका मुखिया होता था उसको भी मिलती थी, और साथ ही में जो बाकी लोग होते थे समाज के, सोसाइटी के, समुदाय के, उनमें भी वो चीज बांट दी जाती थी। ठीक है, समुदाय में भी वो चीज बांट दी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि दो ही लोग जो थे, दो ही प्रकार के लोग इस चीज को रखते थे अपने पास। तो सी जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, अब पांचवा देखेंगे यहां पर, और कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, जनाज और विश। ठीक है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, जन और विश। ठीक है, तो जो जन है दोस्तों, वो जन जो है एक पर्टिकुलर, ठीक है, जन जो है वो एक पर्टिकुलर क्लैन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक पर्टिकुलर क्लैन के लिए, क्लैन यानी एक पर्टिकुलर वंश के लिए, किसमें, ऋग्वैदिक समय में। वैदिक समय में एक जो क्लैन, एक वंश होता था उसको जन कहा जाता था, और ऐसे कई जन होते थे। ऐसे यानी कि एक ट्राइब में कई सारे वंश होते थे, तो सब अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो उसी तरह से कुछ नाम यहां दिए हुए हैं। तो एक नाम है पुरु, एक है भारत और एक है यदु। कहता है कि इनमें से कौन से आपको ऋग्वेद में इनका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, किनका आपको रेफरेंस मिलेगा ऋग्वेद में। तो पुरु आपको 100% मिलेंगे, भारत भी आपको 100% मिलेंगे। तो जहां पर भी 1 और 2 होगा वो ऑप्शन होगा। अब 1 और 2 कहां पर है, इसमें है, तो इसका सही जवाब है डी। अब ये हमें कैसे पता कि 1 और 2 होगा, क्यों, क्योंकि ऋग्वेद के समय पर एक बहुत ही फेमस युद्ध यानी कि एक बैटल का नाम आता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ दशराजन। ठीक है, दशराजन युद्ध की बात होती है, जो कि पुरुषमी रिवर पर लड़ा गया था। अब ये पुरुषमी रिवर कौन सी है, पुरुषमी रिवर जो है ये एंशियंट नाम है, रावी जो रिवर है, आज की जो रावी रिवर है, इसको एंशियंट समय में, वैदिक काल में पुरुषमी रिवर के नाम से जाना जाता था। तो पुरुषमी रिवर जो है, इस पे दशराजन युद्ध लड़ा गया था। और इसमें आप देखेंगे कि भारत जो ट्राइब थी ये विजय हुई थी। भारत जो ट्राइब यानी क्लैन थी, जो वंश था, ये विजय हुआ था। और फिर भारत ने और पुरूज ने मिलकर, भारत और पुरूज आपस में मिल गए थे, और फिर इन्होंने क्या बना लिया था, एक नया आपको क्लैन दिखेगी जिसको कहा गया कुरु। ठीक है, तो भारत प्लस पुरु ने मिलकर क्या बनाया, कुरु। तो ये जो रेफरेंस है, यहां से हमें पता चलता है कि पुरु और भारत का जो संबंध है वो आपको ऋग्वैदिक काल से दिखेगा। तो 1 और 2 जहां पर है, तीसरा आपको वहां दिखेगा। तो यदु जो है ये भी आपको देखने को मिलेंगे, यदु जो है ये भी आपको ऋग्वैदिक काल में इनका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है डी। ठीक है, सही जवाब हमने देखा, इसका सही जवाब आपको दिखेगा डी। चलिए देखते हैं अगला। आर्यन लोगों के जो विरोधी थे, जो आर्यन लोगों के जैसे नहीं थे, यानी कि जो आर्यन नॉन आर्यन थे, आर्यन लोगों के विरोधी कौन थे, नॉन आर्यंस की बात यहां पर हो रही है, नॉन आर्यंस की बात हो रही है। आर्यन लोगों के जो विरोधी थे, इनमें से उनको किस नाम से जाना जाता था? क्या उनको शत्रु कहा जाता था, क्या उनको दुश्मन कहा जाता था, क्या उनको दुश्मन कहा जाता था, या फिर उनको अरी कहा जाता था, या फिर दास्यु कहा जाता था? दोस्तों ऋग्वेद में जो आर्यन लोग हैं, आर्यन लोग ने खुद को बताया है कि वो आर्यन लोग हैं। ठीक है, ऋग्वेद लिखने वाले लोगों ने खुद को आर्यन बताया है। और जो पहले से लोग वहां पर रह रहे थे, जब आर्यन लोग आए तो यहां पर जो लोग पहले से रह रहे थे उनको कहा गया कि ये लोग कौन है, ये हैं दास्यूज। और इनसे इनका युद्ध भी हुआ करता था। जाहिर सी बात है, अगर बाहर से किसी की जमीन पर आएंगे तो युद्ध भी होगा, तो वो मवेशियों के लिए भी होता था, वो जमीन के लिए भी होता था। तो दास्यूज जो थे वो नॉन आर्यन जो लोग थे उनको कहा गया, और इनसे युद्ध होता था, इसलिए ये आर्यंस के ओपोनेंट्स के रूप में देखे गए। और दास्यूज जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, दास्यूज जो है इसका सही जवाब है। अब पूछता है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेगालिथिक कल्चर के बारे में आपसे पूछता है। तो मेगालिथिक कल्चर के ऊपर आपसे पूछता है। पहले समझते हैं कि मेगालिथिक कल्चर था क्या। दरअसल दोस्तों
1200 बीसी से लगभग 300 बीसी का जो साउथ इंडिया का जो समय था, यहां पर एक खास प्रकार की सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। इस सोसाइटी को कहा जाता था मेगालिथिक सोसाइटी। अब मेगालिथिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। कैसे? बड़े पत्थरों का, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे? ये बड़े पत्थरों का इस्तेमाल जो कब्र होती थी दोस्तों, जो कब्रें होती थी उन पर उनको निशानी करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए ये बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कहीं पर किसी को दफनाया गया तो उसके चारों तरफ ये लोग बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, या फिर जहां पर दफनाया गया है उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर जो है उसको खड़ा कर देते थे। तो इस प्रकार का आपको कल्चर दुनिया के अलग जगहों पर भी मिलेगा और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो साउथ इंडिया में ये कल्चर चल रहा था 1200 से लगभग 300 बीसी तक। और हम जानते हैं 300 बीसी से 300 एडी का जो समय था साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, इसको कहा जाता है संगम एज। और संगम एज में हमें 3 साम्राज्य दिखते हैं। कौन से? चेरा, चोला और पांड्या। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1200 से 300 बीसी यानी कि मेगालिथिक समय की। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है दिस प्रैक्टिस वाज ओनली प्रेवलेंट इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। क्या ये डेक्कन और साउथ इंडिया में ही थी? जी नहीं, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में भी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथिक बरियल अंडरग्राउंड। यानी कि कहता है कि जबकि कुछ महापाषाण जो है सतह पर देखे जा सकते हैं और कुछ आपको ये देखने को मिलेगा कि जमीन के नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ महापाषाण, कुछ मेगालिथ आपको जमीन के नीचे भूमिगत भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार जब ये लोग कब्रें बनाते थे तो ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा कर देते थे, जो कि इस चीज की निशानी होता था कि नीचे एक कब्र है और उस कब्र में नीचे और भी कई प्रकार के मेगालिथ आपको देखने को मिलते थे। तो मेगालिथिक सोसाइटी साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी और कश्मीर के रीजन में भी आपको कहीं पर मेगालिथिक सोसाइटी के आपको एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए कहता है, इसको देखेंगे। यहां पर हमसे पूछ रहा है फिर से मेगालिथिक सोसाइटी के जो कुछ एविडेंसेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एविडेंसेस। कहता है सर्कुलर स्टोन मिलेंगे, ठीक है, पत्थर के शिलाखंड को घेरा बनाकर रखा गया है, सिंगल लार्ज स्टोन खड़ा किया जाता था और लार्ज पॉप्स ऑफ स्टोन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको स्टोन के लार्ज पॉप्स यानी कि चबूतरे टाइप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है इसके अंदर, अभी जैसे मैंने आपको बताया एक कब्र है तो उसके चारों तरफ गोल गोल लगा देते थे, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहली तो एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा हमने अभी पढ़ा है कि बड़ा पत्थर भी खड़ा कर देते थे, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी एकदम सही है। तो लार्ज पॉप्स ऑफ स्टोन, क्या आपको चबूतरा टाइप से कुछ आकृति दिखती थी? नहीं, आपको इसलिए नहीं दिखती थी, इसीलिए जो जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है बी। आपको मेन जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो सर्कुलर और फिर इस तरह से जो पत्थर खड़े होते हैं उस तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरली द डेड वर बरीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ठीक है, यहां पर आपको देखेगा, यहां पर बात कर रहा है, ठीक है, किस बर्तन, किस तरह के बर्तन के साथ, ठीक है, विद विच आएगा यहां पर, किस तरह के बर्तन के साथ जो है जो मृत व्यक्ति होते थे उनको दफनाया जाता था। तो किस तरह के जो बर्तन होते थे उनको दफनाया जाता था, तो आप देखेंगे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक और रेड कलर के जो पॉटरी होती थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा इसके अंदर आप कुछ दिमाग चला नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि रेड और ब्लैक पॉटरी जो होती थी, जाहिर सी बात है ग्रीन और ब्लू पॉटरी हमने कहीं पढ़ी नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। गोल्डन वेयर भी नहीं पढ़े, ये भी एलिमिनेट। ब्राउन पढ़े, ये भी एलिमिनेट। तो अगर आपको फैक्चुअली पता है और इसने ऑप्शन इतने अच्छे सेट किए हैं कि आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको नहीं भी पता होगा तो आपने पढ़ा है कि भाई इतने पुराने समय में हमने रंग बिरंगी पॉटरी तो कहीं पे भी नहीं पढ़ी है। या तो हमने ग्रे पढ़ी है, या तो हमने रेड पढ़ी है, या ब्लैक पढ़ी है, या रेड और ब्लैक पढ़ी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ब्लैक और रेड जो है इसका कॉमन सेंस से भी सही जवाब निकल रहा है और फैक्चुअली भी सही जवाब निकल रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि भाई इनाम गांव वॉज एन एंटायरली विलेज। इनाम गांव एक जगह है जो कि विलेज था।
ठीक है, और जो कि आपको मिलेगा 3600 से 2700 साल पुरानी ये बात है, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि जो 3,500 साल पहले इनाम गांव जो एक गांव था, ये आपको इनमें से कौन सी जगह पर देखने को मिलेगा। दोस्तों इनाम गांव जो जगह है, इनाम गांव जो जगह है, ये एक चैल्कोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक साइट मतलब, चैल्कोलिथिक का मतलब हो गया ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। यानी कि अभी हमने देखा जब मनुष्य स्टोन के औजार इस्तेमाल करता था तो उसे स्टोन एज कहा गया, जब वो ब्रोंज के इस्तेमाल करने लगा तो उसे ब्रोंज एज कहा गया, जब वो बड़े पत्थर इस्तेमाल करने लगा तो उसे मेगालिथिक कल्चर कहा गया। तो अब ताम्र पाषाण का मतलब है कि कॉपर प्लस स्टोन के औजारों का जब इंसान ने इस्तेमाल शुरू किया गया इंसान द्वारा, तो इस कॉपर प्लस स्टोन वाले समय को हम कहते हैं चैल्कोलिथिक फेज। और इस चैल्कोलिथिक फेज में इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, एक है इनाम गांव और एक है दाइमाबाद। दाइमाबाद आपको दिखेगा, इनाम गांव दिखेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि चैल्कोलिथिक साइट हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखेंगी चैल्कोलिथिक फेज में। तो इनाम गांव जो आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सी रिवर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको घोड़ जो रिवर है इसके आसपास देखने को मिलेगा, जो कि भीम रिवर जो होती है, भीम जो नदी है, भीम नदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी यानी कि भीम नदी की सहायक नदी है। घोड़ नदी भीम नदी की सहायक नदी है। तो इस नदी के पर आपको इनाम गांव जो एक चैल्कोलिथिक साइट है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जल्दी से इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताएंगे कि भाई कैसा ये सिंपल क्वेश्चन क्या बात करता है। कहता है चरक संहिता जो है वो इनमें से किस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, किस विषय पर चरक संहिता लिखी गई है। और इसमें से मेरे ख्याल से दोस्तों किसी को भी डाउट नहीं होगा कि चरक संहिता जो है वो लिखी गई है किसके ऊपर, वो मेडिसिन से जुड़ी हुई है। चरक संहिता आचार्य चरक द्वारा लिखी गई है और वो मेडिसिन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और सुश्रुत जो थे उन्होंने सर्जरी से जुड़े हुए ग्रंथ लिखे थे। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए किसने लिखे थे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए वराह मिहिर ने लिखे थे। ग्रामर की बात करें तो आप जानते हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है, अष्टाध्यायी लिखी थी। साथ ही में पतंजलि ने भी संस्कृत की व्याकरण लिखी थी। पतंजलि ने भी संस्कृत की व्याकरण लिखी थी, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी और पतंजलि ने कौन सी व्याकरण लिखी थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पतंजलि ने संस्कृत की कौन सी व्याकरण लिखी थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पाणिनि और पतंजलि दोनों को ही हम जानते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, वरना थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा ग्रामर में एक और हम फेमस जो नाम है उसको जानते हैं, वो है वरारुचि। वरारुचि कौन थे, जिन्होंने प्राकृत भाषा की ग्रामर लिखी थी, जिन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था, वो थे वरारुचि। और पतंजलि ने जो लिखा था वो लिखी थी महाभाष्य, ठीक है दोस्तों, महाभाष्य। तो जिन भी लोगों ने महाभाष्य कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है उनका एकदम सही है। और मैथमेटिक्स में आप देखेंगे, मैथमेटिक्स में आपको फिर से वराहमिहिर दिखेंगे, आपको आर्यभट्ट दिखेंगे, ये सब आपको मैथमेटिक्स में दिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज हमारा जो थर्ड चैप्टर था हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का, छठी क्लास का, वो हमने कवर किया है। अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इस चैनल पर जुड़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कुछ आपको ज्ञानवर्धक चीजें मिलती रहेंगी और साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई और जरिया नहीं मिलता है कम्युनिकेशन का तो आप मुझे मेल पर भी लिख सकते हैं, मैं आपके चीज़ों को पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेशन, एनसीईआरटी को इसी तरह से कवर करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।